पास एक, मान लीजिए आपके घर पे किचन में एक तवा होगा, क्या होगा, तवा, है ना, तवा है ये आपके पास। इस तवे को आपने गैस जलाई और गर्म करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, गर्म करना इसको शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो तवा है ना वो रेड कलर का, पहले ये कैसा था, ब्लैक कलर का, ब्लैक के बाद ये हुआ रेड, और भी आपने गर्म किया, अभी आप नहीं माने, और गर्म कर दिया। इसके बाद ये हो जाएगा क्या, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का। इसके बाद आपने अभी भी नहीं माने, और आप गर्म करते चले गए, तो इसके बाद जो आपका तवा है वो हो जाएगा व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। तो ये ब्लैक से व्हाइट कैसे हुआ, यहीं से जो कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि कृष्णा का विवरण। इसके जो ब्लैक से रेड, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से व्हाइट, इस पूरे ये पूरा जो घटना हो रही है वो किसके इर्द गिर्द हो रही है, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर कृष्ण का विकिरण के ऊपर। आइए समझ। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना का जो पार्ट 4 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम अंतःविभव, बोर मॉडल और भी बहुत सारे टॉपिक जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और आज की जो पार्ट है उस पार्ट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो अपना 1 eV से स्टार्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखिए हमने पिछले लेक्चर में प्लांक का जो नियम था, है ना, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, उसके बारे में सीखा था। आज हम जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आपने सोचा है कि बोल्ट जो होता है और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक वोल्टेज है? इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक वोल्टेज नहीं है, यह एक ऊर्जा का मात्रक है। किसका, ऊर्जा का मात्रक, वोल्टेज का नहीं, यानी कि ऊर्जा की इकाई है, वोल्टेज की नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको समझने के लिए एक आप कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए। कॉन्सेप्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर 0 वोल्टेज है, यहां पर 1 वोल्टेज है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 0 वोल्ट यानी कि निम्न वोल्ट से उच्च वोल्ट की तरफ जा रहा है। देखो सबसे पहले एक चीज आप यहां पर लिख लो नोट पॉइंट करके, कि जो निगेटिव चार्ज होता है, जो ऋण आवेश होता है, वो हमेशा लो से हाई की तरफ जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और जो धन आवेश है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। आप यहां पर देख रहे होंगे 0 निम्न विभव है और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश है, 1 वोल्ट एक हाई पोटेंशियल है, यानी कि उच्च विभव है। यानी कि ऋण आवेश हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन 0 से 1 वोल्ट की तरफ आना चाहेगा। तो समझो यहां पर 1 वोल्ट निकल के आएगा, क्योंकि समझते हैं क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट से, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ब्रह्मावस्था से, ब्रह्मावस्था यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 है, ब्रह्मा अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 वोल्ट विभवांतर की तरफ त्वरित होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन एनर्जी यानी कि प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इसके द्वारा प्राप्त या गेन एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ये थी अपनी डेफिनेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यहां पर
जो दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा 1, है ना। डेल्टा बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल्टा बी कितना हो जाएगा, अपना निकल के आएगा जो है 1, है ना, क्योंकि आप 0 में से 1 को घटाएंगे तो दोनों का अंतर 0 निकल के आ रहा है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखो अपना तरीका क्या रहेगा, पहले हम समझेंगे उस चीज को, फिर उस पर कॉन्सेप्ट क्या होता है और फिर डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ब्रह्मावस्था से एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, की तरफ त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होती है, क्योंकि जूल जो है ना वो एक यूनिट किसकी है, ऊर्जा की इकाई है, और ईबी भी किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रह्मावस्था से 1 वोल्ट विभवांतर की तरफ क्या होता है, त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो गेन की गई एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए यहां पर डेल्टा बी कितना आया, 1 आया, और जो ई होता है वो क्यू इंटू डेल्टा बी होता है। हमने पिछले भी जब क्वेश्चन किया था तो इस चीज को समझा था, ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी। तो क्यू चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश ई होता है, तो ई इज इक्वल टू ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और डेल्टा बी कितना हो जाएगा, इसको अगर हम डेल्टा बी इस बी के इक्वल आएगा, क्योंकि एक आया और एक क्या है, बी, तो कह सकते हैं हम ई बी, ई इज इक्वल टू ई इंटू वी होता है। तो ये था हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा अवस्था से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, या फिर की तरफ, एक से लिखो, त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और धन आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये हमने देख लिया। इसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है कृष्णिका, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण के बारे में। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। एक सेकंड, इसके बाद, हाँ ये, इसके बाद जो हमारा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, क्या आपके घर पर एक तवा है, एग्जाम्पल रियल लाइफ विजुअलाइजेशन करिए। आपके पास एक, मान लीजिए आपके घर पे किचन में एक तवा होगा, क्या होगा, तवा, है ना, तवा है ये आपके पास। इस तवे को आपने गैस जलाई और गर्म करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, गर्म करना इसको शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो तवा है ना वो रेड कलर का, पहले ये कैसा था, ब्लैक कलर का, ब्लैक के बाद ये हुआ रेड, और भी आपने गर्म किया, अभी आप नहीं माने, और गर्म कर दिया, इसके बाद ये हो जाएगा क्या, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का, इसके बाद आपने अभी भी नहीं माने और आप गर्म करते चले गए, तो इसके बाद जो आपका तवा है वो हो जाएगा व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। तो ये ब्लैक से व्हाइट कैसे हुआ, यहीं से जो
कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि कृष्णा का विवरण। इसके जो ब्लैक से रेड, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से व्हाइट, इस पूरे ये पूरा जो घटना हो रही है वो किसके इर्द गिर्द हो रही है? BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर कृष्णिका विकिरण के ऊपर। आइए समझते हैं कृष्णिका विकिरण क्या होता है। एक सेकंड, इसमें इंक डालनी है। कृष्णिका विकिरण देखिए, और अगर आप एक और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, आप मान लीजिए एक आपके पास डिब्बा है, एक बॉक्स है, ब्लैक कलर का है, पूरा अंदर ब्लैक है, उसमें आप छोटा सा ऊपर होल कर दें, उसमें सिर्फ एक छोटा सा होल होना चाहिए जिससे प्रकाश किरण निकले, है ना, उसमें अंदर चली जाए। तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण है उसमें अंदर टकरा कर उसी में अंदर बंद हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। और जब आप उस बॉक्स को गर्म करेंगे, किस बॉक्स को? जिसमें आपने ब्लैक कलर का लिया था उसको, तो उससे आपको रेडिएशन निकलती हुई दिखाई देगी। उन्हीं रेडिएशन को क्या कहा जाता है? BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखो, इसके समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन। देखो, ऐसा कह सकते हैं एक आदर्श वस्तु जो उस पर पड़ने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती है। क्या? जो उस पर रेडिएशन पड़ रही है ना, उसको अवशोषित कर ले। एक ऐसी आदर्श वस्तु जो उस पर पड़ने वाले विकिरण को अवशोषित कर ले और गर्म करने पर ताप के अनुसार उसमें विकिरण का निकलना, उसमें से विकिरण उत्सर्जित होती हैं। उन उत्सर्जित विकिरण को ही क्या कहा जाता है? कृष्णिका विकिरण। जब आप उनको गर्म करोगे तो जो आपके रेडिएशन निकलेंगी, उन्हीं रेडिएशन को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। या कह सकते हैं एक आदर्श वस्तु जो उस पर पड़ने वाले सभी विकिरणों को पूरी तरह अवशोषित कर ले और गर्म होने पर केवल अपने तापमान के अनुसार विकिरण उत्सर्जित करे, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। देखो, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एक आदर्श वस्तु जिस पर पड़ने वाली विकिरण पूरी तरह से अवशोषित हो जाती हैं और गर्म करने पर सिर्फ अपने ताप के अनुसार, अपने तापमान के अनुसार विकिरण उत्सर्जित करती हैं। इन्हीं उत्सर्जित विकिरण को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। एक आदर्श वस्तु जो उस पर पड़ने वाली विकिरण को पूरी तरह से अवशोषित कर ले या हो जाती है और गर्म होने पर सिर्फ अपने तापमान के अनुसार विकिरण उत्सर्जित करें, उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास काला कलर का बॉक्स है ना, उसको आप में सिर्फ एक होल है छोटा सा, उससे अंदर रेज आ रही हैं, रेज इधर टकरा के वो पूरी रेज जो मतलब विकिरणें आ रही हैं, जो प्रकाशपुंज उस पर आ रहा है, वो अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। और जब हम इस डिब्बे को
गर्म करेंगे, इसको अगर हम गर्म करें तो वो अपने तापमान के गर्म करने पर सिर्फ अपने तापमान के अनुसार कुछ रेडिएशन को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है। तो जो उत्सर्जित रेडिएशन को ही क्या कहा जाता है, बीबीआर। खत्म। ये अपना कॉन्सेप्ट है बीबीआर का। इसके बाद तीव्रता, इसका एक जो ग्राफ है उसको समझ लेते हैं। तीव्रता और लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य के बीच एक ग्राफ है। देखिए ग्राफ इसी का, कृष्णिका का ग्राफ किस किस के मध्य, आई वर्सेस लैम्डा के बीच, यानी कि तीव्रता और लैम्डा के मध्य। ये अपनी इधर आई यानी कि तीव्रता है और यहां पर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ है। इन दोनों के मध्य हम ग्राफ देखेंगे। देखो यहां पर 1000, 2000, 3000। देखो इसका मिड पॉइंट यहां पर है, इसका मिड पॉइंट यहां पर है। यहां पर तापमान T2 था, इसका T1 है। देखो ये ग्राफ आपको पूर्ण रूप से समझ आने के लिए आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए, एक पॉइंट और यहां पर दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट के अनुसार ताप बढ़ाने पर, अभी इसको समझिए फिर ग्राफ से देखेंगे क्या ये सही है। देखो पहला कॉन्सेप्ट, ताप बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ती है। पहला नियम, ताप बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ती है। और ताप बढ़ाने पर जो लैम्डा है, नहीं, जो आपका उच्च बिंदु या टॉप पॉइंट है, वो कहां, देखो इधर होता है लेफ्ट, वो लेफ्ट इधर होता है राइट, इधर होता है, मतलब वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। कौन, टॉप पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। अभी इस चीज को हम देखेंगे, अभी सिर्फ इसका नाम देख लो। और दूसरा, एक बीन्स साहब हैं जिन्होंने एक नियम दिया, जिनके नियम के अनुसार जो लैम्डा मैक्स है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जहां पर ताप अधिक होता है वहां पर लैम्डा कम होता है। देखो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब हम इस ग्राफ को समझेंगे। देखो यहां पर हमने एक ग्राफ बनाया जो कि तीव्रता और वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के मध्य बनाया। देखो ध्यान से देखो, इसका जो टॉप पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वो यहां पर है, इसका यहां पर है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, तापमान बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है। देखो यहां पर अगर हम तीव्रता देखें, इसकी तीव्रता इतनी बड़ी और इसकी तीव्रता ये, तो आपको दिख रहा होगा कि जो T2 है, ये जो ऊपर वाला है उसकी तीव्रता ज्यादा है, नीचे वाले की तीव्रता कम है। क्योंकि तीव्रता ये वाली लाइन दिखा रही है, ये वाली लाइन बड़ी है, ये छोटी है, मतलब तीव्रता ये T2 बड़ी है तीव्रता की, मतलब T2 जो है, ये वाला ग्राफ जो T2 वाला, वो उसकी तीव्रता अधिक है और T1 की कम है। और हम जानते हैं जो ताप होता है वो तीव्रता के समानुपाती, यानी कि अगर इसकी आवृत्ति अधिक है यानी कि इसका टेम्परेचर भी अधिक होगा T2 का, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज इसमें देखो, जो ताप बढ़ने पर लैम्डा कम होता है, यानी कि अगर T2 का ताप अधिक है तो उसकी लैम्डा कम होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये इस तरफ लैम्डा है, तो ये वाली चीज ना और ये वाली चीज, ध्यान से देखो, किसकी लैम्डा अधिक है, तो आप कहोगे T1 जिस पर ताप है उसकी लैम्डा अधिक है, और जिसका T2 है उसकी लैम्डा कम है। लेकिन T2 का ताप अधिक है, यदि जिसका ताप अधिक होगा तो उसकी लैम्डा कम होगी, जिसकी ताप कम है उसका लैम्डा अधिक है। बीन्स का ये नियम है। और जो आपका लेफ्ट शिफ्टिंग किसकी हुई है, ताप मतलब T2 का जो शिखर है वो कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। समझो पहले इसका यहां पर था, ये इधर की तरफ खिसक गया। क्या, इसका शिखर मतलब टॉप पॉइंट, पीक पॉइंट लेफ्ट साइड खिसक गया, है ना, लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई उसकी। तो ये है ग्राफ में आपको क्या क्या ध्यान रखना, पहला ताप बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता बढ़ने पर ताप बढ़ता है।
दूसरा कॉन्सेप्ट, ताप बढ़ाएंगे तो जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्ट तरफ होगी, है ना। और लैम्डा जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपना ग्राफ है जिसको हमने समझ लिया आई और लैम्डा के बीच में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या आपने सोचा है कि प्रकाश से बिजली बनाई जा सकती है ना। क्या सिर्फ प्रकाश से बिजली बनाई जा सकती है, यानी कि टेम्परेचर अगर हम प्रकाश डाल रहे हैं किसी भी मेटल पर, तो क्या बिजली बनाई जा सकती है? इसका आंसर है ऑफकोर्स बनाई जा सकती है। देखो, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक थ्योरी एक इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको समझना होगा। कैसे? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज है। देखो, आपने एक चीज कल्पना कीजिए, आपके पास एक प्लेट है जिस पर कुछ छोटी छोटी बॉल्स रखी हैं, और आप एक शैतानी बच्चे, और आपका निशाना इतना सटीक है कि कभी नहीं चूक सकता। आपके पास कुछ फॉर्म्स की बॉल है, फॉर्म के टुकड़े होते हैं ना। आपको दूर खड़े होकर, थोड़ी दूर पर, आपका निशाना एकदम सटीक है, बॉल में ही घलेगा। आपने फॉर्म को इस बॉल में मारना है। तो क्या आप बताइए, ये प्लेट से ये गेंदें नीचे गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? आपका आंसर होगा नहीं गिरेंगी। लेकिन यदि आपके पास एक कंकड़ का टुकड़ा है जो कि सही है ऊर्जा के हिसाब से, आपने इसमें मारा, तो आपका आंसर होगा मेरा थ्रो अच्छा है, इसमें घलेगा, तो बॉल इस प्लेट से नीचे गिर जाएंगे। इसी प्रकार यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइए जाने कैसे। आपके पास एक मेटल है, आइए इस एग्जांपल को क्यों दिया आप समझते हैं। देखो, आपके पास एक मेटल है, ये क्या, एक मेटल है ना। एक धातु के टुकड़े पर निश्चित आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जब किसी धातु के टुकड़े पर एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग को डाला जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएंगे? देखो, समझो, क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हमारी मम्मी कहीं बाहर जाती हैं तो झुमके या बाली कुछ भी पहन के जाती हैं, तो क्या जब वो मार्केट में जाती हैं, ऊपर जो सूर्य है उससे फोटॉन्स आ रहे हैं, उससे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, तो वो झुमके से टकराती है, क्योंकि झुमका एक मैग्नेट एक मेटल है, वो भी धातु है, तो वो रेडिएशन जब टकराती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो क्या ये झुमका गायब हो जाता है? मम्मी मार्केट से आई, उधर से उनका झुमका गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। उसके पीछे एक रीजन है। आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या फॉर्म जब आप मारोगे उस गेंद में, प्लेट पर रखी गेंद में, तो क्या गेंदें वहां से हटेंगी? नहीं हटेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी की हमें उस गेंद को प्लेट से हटाने के लिए आवश्यकता है। उसी प्रकार जो सूर्य से जो EMW निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, वो जब उस मेटल से टकराती है तो उनकी उतनी ऊर्जा नहीं होती या उनकी उतनी आवृत्ति नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। और यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज हम लेते हैं। एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग को जब एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है किसी भी आवृत्ति की डाल दो और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं। एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग को एक धातु पर डाला जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। यही इलेक्ट्रॉन का निकलना
प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, यानी कि जब किसी धातु यानी कि मेटल की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है और इसी इलेक्ट्रॉन का निकलना पीईई यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। और प्रकाश मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये उस जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहे हैं उसकी ऊर्जा या आवृत्ति पर निर्भर करेगा। आइए जाने कैसे। और एक चीज, जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी वो गुड एब्जॉर्बर यानी कि अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी कि गुड एब्जॉर्बर और गुड उत्सर्जक भी होते हैं, मतलब अपने अंदर से जो रेडिएशन होती है उनको निकालने में भी अच्छे होते हैं। कौन? ब्लैक बॉडी। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हमने समझ लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है, इससे कुछ हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ रिजल्ट निकले, कुछ परिणाम निकल के आए, उनको हम समझते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घटना हुई उससे हमें क्या क्या पता चला। देखो, प्राप्त परिणाम में पहला, धातु की सतह से, धातु की, ये देखिए जो मेटल है उसकी सतह से जब प्रकाश पुंज टकराता है, जब ये जो टकराता है प्रकाश पुंज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इससे इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकलता है यहां से तो उसके बीच में कोई समय अंतराल शेष नहीं होता है। यानी कि जैसे ही इस पर निश्चित आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रकाश पुंज किसी धातु से टकराता है तो उससे क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन पहला पॉइंट यही है, उनके बीच जो समय अंतराल होता है वो शून्य होता है, जरा सा भी समय नहीं। जैसे ही इससे टकराएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे ही इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। पहला पॉइंट यही है कि जब किसी धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही इलेक्ट्रॉन निकलते, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई अंतराल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? दूसरा पॉइंट देखो, ये बताओ, आपने जो बॉल को फेंका था, अगर आप फॉर्म को चाहे जितनी तेज फेंकते रहे उससे जो बॉल है वो नहीं हटेगी, मतलब नहीं वहां उस प्लेट से गिरेगी। लेकिन कंकड़ को आप ज्यादा तीव्रता से फेंक दें तो वो बॉल है ना, वो उतनी ज्यादा बॉल है उस प्लेट से हट जाएंगी। उसी प्रकार तीव्रता बढ़ने पर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ज्यादा निकलेंगे। देखो, ये आपकी मेटल है, ये आपकी एक मेटल है, मेटल का आपका एक टुकड़ा है, उस मेटल में ये जो इसकी अगर हम तीव्रता बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तीव्रता बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं हम जो तीव्रता होती है वो फोटॉन्स की संख्या के समानुपाती होती है।
नंबर ऑफ फोटोन n मान लेते हैं। जो तीव्रता होती है वो फोटोन की संख्या के समानुपाती होती है, दूसरा पॉइंट हमारा। और तीसरा जो है ना वो एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं। जब हम एक मेटल से कोई रेडिएशन आके टकराई, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उससे जब आके वो टकराएगी, जब उससे आके टकराएगी तो उसकी जो एनर्जी लेकर आई है तो वो किन किन चीजों में खर्च होगी। इधर देखिए, यहां पर जो EMW आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो इससे टकराई और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। लेकिन उसकी ऊर्जा अधिक थी, यानी जो आपकी आई है, मान लो आपके पास ये जो EMW है वो 20 जूल ऊर्जा लेके आई, और जो निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए सिर्फ 15 जूल की जरूरत है। तो अब ये 5 जूल कहाँ जाएगी? ये 5 जूल जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। 5 जूल किस में खर्च हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जो किसी रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी होती है या कुल कार्य होता है, कुल ऊर्जा होती है, वो जो कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन फाई और जो काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन, अर्थात देखो जैसे यहां पर देखो, इन दोनों का योग इसके बराबर आया, यानी कि E जो है वो ये है, जो आपका कार्यफलन है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा 15 जूल जो कि फाई है, और के मैक्स 5 जूल है जो कि गतिज ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं जो कुल ऊर्जा है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में उपयुक्त होता है। और अगर हम देखें कार्यफलन को हम h न्यू नॉट लिखते हैं, प्लस गतिज ऊर्जा को ½ mv² लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है कि जब ऊर्जा जो आएगी वो किन किन चीजों में खर्च होगी, वो ये पॉइंट हमें बताता है। पहला तो कार्यफलन में, दूसरा गतिज ऊर्जा में। इसके बाद अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी और परिमाण स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अधिक होगी। इससे प्रकाश की कण प्रकृति होती है। देखो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यदि तीव्रता अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, मतलब जितनी अधिक तीव्रता से आके वो EMW से टकराएगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये सभी रिजल्ट हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से निकल कर आए हैं। लेकिन अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कार्यफलन फाई, ये क्या होता है? और ये जो न्यू नॉट है ये क्या है? क्योंकि न्यू जो होता है वो आवृत्ति होता है, और न्यू नॉट क्या है? दहलीय आवृत्ति। इसके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे कार्यफलन, दहलीय आवृत्ति और दहलीय तरंगदैर्घ्य, और भी कुछ टर्म जैसे तीव्रता, फोटो तीव्रता, उन सभी को हम समझते हैं। इसके बाद शक्ति, पावर क्या होता है? सबसे पहला हमारा कार्यफलन, यानी कि फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। कार्यफलन, देखो कार्यफलन बेसिकली जो अपनी धातु थी उससे इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। जैसे ये धातु है, इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके टकराएगी, है ना, EMW, तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होगी वो कार्यफलन कहलाएगी, यानी कि वर्क फंक्शन। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा
क्या कहलाती है? कार्यफलन। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या क्या कार्य ही कार्यफलन कहलाता है, न्यूनतम कार्य। या फिर यह धातु की सतह से फोटो उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। इसे दहलीय ऊर्जा या आवंत ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। और जो कार्यफलन होता है वो आयनीकरण, या कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा या आयनीकरण ऊर्जा पर निर्भर करती है। आयनीकरण ऊर्जा पर क्या करती है? निर्भर। आयनीकरण ऊर्जा पर निर्भर करती है कार्यफलन। और इसलिए जो कार्यफलन का मान क्षार के लिए कम होता है, फाई का मान कार्यफलन के लिए मतलब क्षार के लिए कम होता है। देखो, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। और जो कार्यफलन होता है वो आयनीकरण ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसी कारण जो क्षार होते हैं उनके लिए कार्यफलन की जो कार्यफलन होता है वो कम होता है। किनके लिए? क्षार के लिए। ये पहला टर्म है कार्यफलन। और कार्यफलन का दूसरा नाम दहलीय ऊर्जा या आवंत ऊर्जा भी होता है। इसके बाद हमारा देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है दहलीय आवृत्ति। सेकंड टर्म है दहलीय आवृत्ति। क्या होती है? दहलीय आवृत्ति यानी कि म्यू नॉट। दहलीय आवृत्ति यानी कि वह न्यूनतम नहीं, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति दहलीय आवृत्ति कहलाती है। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? दहलीय आवृत्ति। इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और जो E इज इक्वल टू ई नहीं फाई इज इक्वल टू, फाई क्या है? कार्यफलन। और H न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है? आवृत्ति। और अगर हम न्यू नॉट को सी वाई लैम्डा नॉट कर दें तो यहां पर जो है ना लैम्डा नॉट, ये क्या है? दहलीय तरंग दैर्ध्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दहलीय तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। देखिए, किसी धातु के सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक, कह सकते हैं किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए वह अधिक आवश्यक, मतलब कह सकते हैं किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा नॉट या फिर दहलीय तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं हम? दहलीय तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। E इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा नॉट होता है। ये हमारा 3 टर्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है तीव्रता। देखो, प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोन की जो संख्या होती है, नहीं गिरने वाली ऊर्जा, देखो फोटोन की संख्या आईपी है, मतलब ऊर्जा। देखो आई और आईपी दो चीजें अलग हैं। ये एक तीव्रता है और ये फोटो तीव्रता है। गिरने वाली ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। गिरने वाले फोटोनों की संख्या को हम तीव्रता या फोटो तीव्रता कहते हैं। आइए दोनों को समझते हैं। तीव्रता, इसे आई कहते हैं। प्रति एकांक, देखो पहले तो I इज इक्वल टू E अपॉन AT, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है? T, यानी कि प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
गिरने वाली ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। प्रति एकांक या प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर गिरने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तीव्रता। जैसे I इज इक्वल टू ई अपॉन ए टी, ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का। इसके बाद देखिए फोटो तीव्रता, जिसे IP से डिनोट करते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसको IP से डिनोट करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर गिरने वाले फोटोन की संख्या को प्रति इकाई क्षेत्र पर गिरने वाली फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? फोटो तीव्रता। इसे IP से डिनोट करते हैं। और जो I और IP में रिलेशन देखें, मतलब जो तीव्रता है और जो फोटो तीव्रता जो कि IP है, अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें, I एंड IP में रिलेशन जो होता है I इज इक्वल टू IP H न्यू। ये अपना जो रिलेशन है I इज इक्वल टू IP H न्यू, जहां पर न्यू जो है ना वो आवृत्ति है। क्या? आवृत्ति। और एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तीव्रता होती है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, लेकिन जो IP होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, I और IP में रिलेशन I इज इक्वल टू IP H न्यू, पहला। दूसरा कि जो I है ना, अब जो तीव्रता है, I है जो तीव्रता, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, और जो IP है जो कि फोटो तीव्रता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ये अपना प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में गिरने वाली ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं, I इज इक्वल टू ई अपॉन ए टी। और फोटो तीव्रता प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटोन की संख्या या फोटो इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही चीज है। फोटोन की संख्या फोटो तीव्रता कहलाती है, I इज इक्वल टू IP H न्यू। और जो I है वो तीव्रता, मतलब वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, IP आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद शक्ति, प्रति इकाई समय में कुल विकिरण ऊर्जा, विकिरणित ऊर्जा। देखिए सीधा शक्ति क्या होता है? प्रति इकाई समय में कुल विकिरणित जो ऊर्जा है ना, उसी को हम कहेंगे क्या? शक्ति। और जो शक्ति का सूत्र होता है P इज इक्वल टू E अपॉन टी, यानी कि प्रति एकांक जो समय में विकृत जो ऊर्जा है, विकिरणित ऊर्जा है, उससे क्या कहेंगे हम? शक्ति। बस ये अपना फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू E बाई टी। और अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ ग्राफ हैं और कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए पहला अपना जो फॉर्मूला है, जो Ke max, देखिए जो अपना Ke max होता है, देखिए हमने अभी क्या देखा था, जो कुल ऊर्जा होती है वो 5 प्लस Ke max के बराबर होती है। अगर हम Ke max निकालें, इसको इधर भेज दें तो E माइनस 5 होता है। तो Ke max इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच न्यू, और कार्यफलन जो होता है एच न्यू नॉट होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। Ke max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा पहला फॉर्मूला कि Ke max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा होता है, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा नॉट होता है। अगर हम दोनों को रखें तो Ke max इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये अपना दूसरा फॉर्मूला है ना, ये अपने फॉर्मूला हो गए। और अगर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज,
अगर आपको के ई मैक्स में जो लैम्डा है ना, लैम्डा की वैल्यू, ये जो लैम्डा और लैम्डा नॉट है, ये दोनों अगर नैनोमीटर में हो, किसमें, नैनोमीटर मतलब लैम्डा की मात्रा क्या होता है, मीटर, अगर ये नैनोमीटर में हो, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। यदि आपके पास नैनोमीटर में हो तब आपके लिए एक विशेष चीज है ना, स्पेशल चीज, अगर यदि जो लैम्डा है वो आपको अगर किस में दिया जाए, नैनोमीटर में, तो 1240 इंटू 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट, ये नैनोमीटर में। और जो आपकी ऊर्जा निकल के आएगी, मतलब के मैक्स निकल के आएगा, जो आपकी गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपको लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में दी गई हो, लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया गया हो, तो वहां पर ऊर्जा पूछी जाए, अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी, आपको सीधा सीधा 1240 से मल्टीप्लाई करवा देना है और जो आपका के मैक्स है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद ग्राफ पर डिस्कशन, कुछ ग्राफ है। पहला जो अपना ग्राफ है वो के मैक्स और आवृत्ति के बीच में है। पहला क्या है ग्राफ, अधिकतम गतिज ऊर्जा और या वर्सेस कह सकते हैं आवृत्ति के बीच में है। क्या क्या बनेगा आइए देखते हैं ग्राफ में, मतलब के मैक्स और आवृत्ति न्यू के बीच में। देखो हमने अभी पढ़ा है जो के मैक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू, अगर इसको हम खोल दें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होता है ना। हमें किस किस के बीच में बताना है, के मैक्स, ये वाई हो गया, ये हो गया एम, ये हो गया एक्स हो गया, क्योंकि ये एक्स एक्सेस पर है तो ये एक्स हो गया, और प्लस यानी कि माइनस का सी, यानी कि ये अपना एक सरल रेखा का ग्राफ है, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी एक सरल रेखा का ग्राफ होता है। लेकिन प्रवणता ऋणात्मक है, प्रवणता जब ऋणात्मक होती है यानी कि y अक्ष के साथ अंतःखंड ऋणात्मक होगा, कहीं ना कहीं नीचे बनेगा, और जो प्रवणता है वो धनात्मक है। प्रवणता कैसी है, धनात्मक। जब भी प्रवणता, देखो प्रवणता ऋणात्मक हो तो जो होता है ना अपना क्या ग्राफ, वो नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर, और अगर धनात्मक हो तो जो अपना प्रवणता है वो ऊपर की ओर उठेगा। लेकिन जब C0 अंतःखंड, यदि आपका अंतःखंड नेगेटिव हो तो ऐसा होगा, अंतःखंड धनात्मक हो तो ऐसा होगा। ये आप ग्राफ, बेसिक फिजिक्स में ग्राफ पढ़ाया जाता है, उसमें ये चीजें सारी डिस्कशन होती है। यदि यहाँ पर अंतःखंड नेगेटिव है कहीं ना कहीं और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्या प्रवणता धनात्मक है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ। यहाँ पर जो अंतःखंड है वो माइनस का एच न्यू नॉट है, जो आपका एम है प्रवणता वो हो जाएगा एच, जो कि tan थीटा के इक्वल होगा। ये अपना जो ग्राफ है वो के मैक्स वर्सेस बी का है, और एक जो होता है अंतःविभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अंतःविभव स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अंतःविभव, क्योंकि अंतःविभव से ही एक ग्राफ बन के आएगा जो कि थोड़ा सा अच्छा ग्राफ है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अंतःविभव। अंतःविभव क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ऐसा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझ लो, स्टॉप यानी कि ऐसा मतलब पोटेंशियल को जीरो कर देना, विभव को जीरो करना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि ऐसा विभवांतर या ऐसा विभव जो विभव को जीरो कर दे। देखो
आपके पास एक आपके पास एक सर्किट है, कुछ इस प्रकार का सर्किट है, लाइक एक इस पर कैथोड लगा हुआ है, एक यहां पर एनोड लगा हुआ है, एक सर्किट है ऐसा। एक आपके पास सर्किट है जिस पर यहां पर एक विभवांतर V लगा है। क्या लगा है? विभवांतर B लगा है। B विभव लगा हुआ है यहां पर, और यहां पर अपना कैथोड है, यहां पर अपना एनोड है, कैथोड ऋणात्मक, एनोड धनात्मक। एनोड से यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, कॉन्सेप्ट समझिए, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। ये देखिए एक सर्किट है, इसी सर्किट के थ्रू हम अंतःविभव को समझने वाले हैं। अंतःविभव क्या होता है? ये अपना एक सर्किट है ना, और सर्किट्स में जो कैथोड होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले वो एनोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहां पर यूज किया हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का, यानी कि हमने एक ऐसा वोल्टेज लगा दिया रिवर्स, यानी कि ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन अब हम उल्टा कर देंगे, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। ऐसा हमने एक क्या लगा दिया? रिवर्स वोल्टेज लगा दिया, रिवर्स वोल्टेज V0, एक रिवर्स वोल्टेज लगा दिया V0। अब बताओ ये वाला इसके व्युत्क्रम है, यानी कि ये वाली बैटरी, अब ये सारी बैटरी खत्म, यहां पर अब कुछ है ही नहीं, यानी कि अब जो ये अधिकतम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन था, ये बहुत ही तेजी से कैथोड की तरफ जा रहा था, मतलब एनोड की तरफ जाता था। कहां से? कैथोड से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है, स्टॉप कर देता है, इसीलिए इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल पड़ा। यानी कि किसी सर्किट में रिवर्स वोल्टेज लगाने पर, किसी सर्किट में रिवर्स वोल्टेज लगाने पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन को भी वापस, या कह सकते हैं कि और एक चीज और, यानी इलेक्ट्रॉन को वापस ले आएगा, ये तो ठीक है। अब ये बताओ यहां पर विभव शून्य हो गया तो क्या इसमें धारा बहेगी? नहीं, यानी कि धारा भी इसकी 0 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, किसी सर्किट में रिवर्स वोल्टेज लगाने पर उसकी धारा शून्य हो जाती है, और अधिकतम जो गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन वो भी वापस आ जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स करता है, यानी कि सर्किट में लगाया जाने वाला वह रिवर्स वोल्टेज जो धारा को शून्य कर देता है एवं सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, अंतःविभव कहलाता है। ये अपना सर्किट था। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वह कह सकते हैं, वह क्या कह सकते हैं? सर्किट में वह रिवर्स वोल्टेज जो धारा को शून्य कर देता है, धारा को शून्य कर देता है, 0, I = 0, एवं सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाले, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाले, यानी कि सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, उसे क्या कहते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल या अंतःविभव कहते हैं। यानी कि सर्किट में लगाया जाने वाला ऐसा रिवर्स वोल्टेज जो धारा को शून्य कर देता है तथा सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, अंतःविभव कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो चूंकि रिवर्स वोल्टेज है, यानी कि माइनस का बी होगा, यानी कि उल्टा, ऊपर लगा था बी तो नीचे B0 कितना होगा? माइनस का बी, यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी ना वो क्या होती है? E × V, ऊर्जा हमने कहा था E × V होती है। तो गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक
एनर्जी जो मैक्स होगी वो क्या हो जाएगी, क्या माइनस का E इंटू, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है नेगेटिव, इंटू V नॉट, वही माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के ई मैक्स जो हो जाएगा वो ई वी नॉट हो जाएगा, है ना। जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो ई वी नॉट, तो जो इसी को हम अंतःविभव कहेंगे, बी नॉट को अंतःविभव, ये अपना अंतःविभव या फिर कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अब देखो ग्राफ, एक इसके बाद हम ग्राफ पर कुछ चर्चा करते हैं। पहला ग्राफ, यहाँ अंतःविभव हो गया। एक चीज इंपॉर्टेंट कि जो तीव्रता होती है, अभी हम देख कर आए हैं, जो तीव्रता है ना वो फोटॉन्स की संख्या या कह सकते हैं एन के समानुपाती है, एन फोटॉन्स की संख्या के समानुपाती है, एन फोटॉन्स की संख्या के समानुपाती है, और समानुपाती है धारा के, क्या है धारा के, आई फोटोन, फोटोन जो धारा है ना, फोटोनिक धारा उसके समानुपाती है ना धारा के। देखो अभी हमने समझा जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि तीव्रता फोटोन की संख्या के समानुपाती है, और जितने अधिक फोटोन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी अधिक तीव्रता, उतनी अधिक धारा धारा धारा। तो अगर हम एक ग्राफ देखें के मैक्स, अच्छा ये बताओ गतिज ऊर्जा क्या है और तीव्रता के मध्य ग्राफ, जैसे आपका उधर से एक कोई चीज टकराई, तो मतलब उधर से एक ईएमडब्ल्यू आई और इससे टकराई, और टकराने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टकराने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, खत्म, तीव्रता केस यहीं से खत्म, क्योंकि तीव्रता जो होती है ना वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ये अपना ग्राफ है के मैक्स और तीव्रता के मध्य, मतलब जो गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, लेकिन तीव्रता फोटॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है और धारा पर भी निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा और तीव्रता के मध्य ग्राफ कांस्टेंट होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू, आई आपने पढ़ा एन ई अपॉन ए टी, ये होता है एन ई अपॉन ए टी, ये फिक्स होता है, फिक्स, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नियत है आई जो है ना तीव्रता वो और काइनेटिक एनर्जी के मध्य जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाए अंतःविभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ, अंतःविभव जो कि अभी हम देख कर आए हैं, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट, ये वाला आवृत्ति जो अपना अंतःविभव वर्सेस आवृत्ति के मध्य ग्राफ, अंतःविभव V नॉट होता है और आवृत्ति न्यू होता है, इन दोनों के बीच ग्राफ। देखो अभी हम देखा के मैक्स जो होता है ना वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, और के मैक्स जो होता है ना वो ई वी नॉट होता है, ये V है, ये बी नॉट है, ये म्यू नॉट है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, है ना। और हमें ग्राफ क्या बाई इसको इधर रखना है, तो बी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई म्यू माइनस एच अपॉन ई म्यू नॉट, ये अपना एक रिलेशन बन गया, ये बाई, ये एम, ये एक्स, ये सी, यानी कि बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर जो अंतःखंड है वो ऋणात्मक है और जो प्रवणता है वो धनात्मक है, कहीं ना कहीं जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा, क्योंकि प्रवणता ऊपर की ओर है, प्रवणता बढ़नी चाहिए, नीचे नहीं है, ऊपर की ओर, यानी कि जो बी नॉट और म्यू के मध्य जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का होगा। और अंतःखंड देखें तो माइनस का एच न्यू नॉट बाई सी है, और इसकी प्रवणता जो है m इज इक्वल टू एच बाई ई है। ये अपना ग्राफ है किस किस के मध्य, V नॉट यानी कि अंतःविभव और आवृत्ति के मध्य, ये अपना
ग्राफ था। इसके बाद देखिए तीव्रता और धारा के बीच, यानी कि अभी हमने देखा जो आई थी वो एन के समानुपाती थी और आई पी यानी कि फोटोनिक धारा के समानुपाती थी, है ना। के ई मैक्स आई के मध्य ग्राफ लिखिए। अब एक ग्राफ है जो वो होगा वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा के मध्य, प्रकाश विद्युत धारा आईपी और प्रकाश विद्युत धारा जिसे आईपी कहते हैं, आईपी और जो अपना तीव्रता है उसके मध्य ग्राफ, है ना। किस किस के मध्य? प्रकाश विद्युत प्रभाव और नहीं, हम तीव्रता के नहीं, हम यहाँ पर आवृत्ति के मध्य देखेंगे। क्या? आईपी वर्सेस आवृत्ति के मध्य, आवृत्ति के मध्य। देखिए यदि हम एक जगह आवृत्ति को स्थिर कर दें तो वहां पर जो हर एक की जो धारा होगी वो अधिक होगी, मतलब अलग अलग होगी, IP1, IP2, IP3, और जो IP3 है वो ग्रेटर देन IP2, ग्रेटर देन IP1 होगी। यानी कि जो अपनी कहने का मतलब तीव्रता बढ़ाने पर, मतलब हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं, पहले तीव्रता IP1 थी, फिर तीव्रता IP2 हुई, फिर तीव्रता IP3 हुई, लेकिन यहां पर आवृत्ति क्या है? कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नियत है, कांस्टेंट है। You want to यानी कि यदि हम आवृत्ति को कांस्टेंट रखें, आवृत्ति को कांस्टेंट रखें और तीव्रता बढ़ाएं, तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी। हमने आवृत्ति की जगह स्थिर कर दिया, ये आवृत्ति स्थिर है और हमने तीव्रता बढ़ाते चले गए तो क्या बढ़ेंगे? तीव्रता बढ़ने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी और फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, वहां पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर देखिए ये, और यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि तीव्रता बढ़ाने पर यदि तीव्रता बढ़ाने पर आवृत्ति को स्थिर रखा जाए तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण प्रकाश विद्युत धारा यानी कि आईपी बढ़ेगी। ये अपना ग्राफ आईपी और जो अपना आवृत्ति के मध्य था। कहने का तात्पर्य ये है कि तीव्रता बढ़ाने पर आवृत्ति को स्थिर रखा जाए तो जो फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी और फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? अपनी आईपी। आईपी क्या है? प्रकाश विद्युत धारा। ये हमने देखा, तीव्रता बढ़ रही है, फोटॉन की संख्या बढ़ रही है, फोटॉन बढ़ रही है तो धारा बढ़ रही है। ये अपना ग्राफ था, ये हमने ग्राफ को देख लिया। और एक और ग्राफ है कि जो एक ग्राफ ऐसा ऐसा ऐसा, ये अपना के मैक्स है और इधर आवृत्ति V1 है, इधर V2 है, इधर V3 है, ये अपना आवृत्ति है। देखिए ये ग्राफ सिर्फ इतना है कि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग तत्वों के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मेटल्स हैं उनके लिए उसकी आवृत्ति किसकी? धातु की अलग अलग होती है। बस ये छोटा सा ग्राफ है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आवृत्ति को स्थिर रखकर क्या बढ़ाया? तीव्रता बढ़ाई। तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ी। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आज हमने ग्राफ को देखा और कल हम जो बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे परमाणु का, जो अपना सबसे अच्छा जो मॉडल है
वो बोर साहब ने दिया था, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया, थॉमसन ने भी गलत बताया। इसके बाद जो बोर का परमाणु मॉडल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बोर के मॉडल से ही।